दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 में हुए निर्भया कांड से हर कोई वाकिफ है और देश के हर एक शख्स ने उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी। और इसी का नतीजा था कि निर्भया के गुनहगारों को आखिरकार 7 साल के लंबे इंतजार के बाद फांसी दी गई थी। निर्भया के साथ हुई इस वारदात के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो ऐसा ही एक और मामला याद आ जाता है, जिसमें काफ़ी आंदोलनों और आवाज़ उठाने के बाद लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो गुनहगार को फांसी दी गई। लेकिन जैसे ही गुनहगार को फांसी पर चढ़ाया जाता है तो एक और आंदोलन शुरू हो जाता है, जो होता है उस व्यक्ति के पक्ष में जिसे फांसी दी गई थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एनी गौतम एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना लेकर। तो दोस्तों, बात है 1990 की। कोलकाता शहर के भवानीपुर इलाके में एक अपार्टमेंट था, आनंद अपार्टमेंट, जिसमें एक परिवार रहता था जो इस अपार्टमेंट के तीसरे माले पर रहता था। इस परिवार में नागरदास पारिक, उनकी पत्नी यशोमती पारिक और उनके 2 बच्चे थे। लड़के का नाम भावेश पारिक और लड़की का नाम हेतल पारिक था। नागरदास पारिक का परिवार कुछ साल पहले ही गुजरात से आकर कोलकाता में बस गया था और यहीं पर उन्होंने अपना सोने तथा जेवर का धंधा शुरू कर दिया था। उनकी लड़की हेतल पारिक, जो अभी 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, पास के ही एक स्कूल गोल्ड स्मिथ में पढ़ने जाती थी। हेतल के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो एक दिन जब हेतल अपने घर आ रही थी तो सोसाइटी का गार्ड, जिसका नाम धनंजय चटर्जी था, वो उस पर गंदे कमेंट करता है। हेतल इसकी शिकायत अपनी माँ से करती है। उसकी माँ जब हेतल की ये बात सुनती है तो वह परेशान तो होती है, लेकिन उसे समझाती भी है कि बेटा, उस पर ध्यान मत देना, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। अब आती है 2 मार्च। 2 मार्च को हेतल एक बार फिर से माँ से आकर कहती है कि गार्ड ने उसे फिल्म देखने के लिए कहा है और बाकी गंदी बातें भी बोली है। अब उसकी माँ यशोमती बहन इसकी शिकायत अपने पति नागरदास से करती है। नागरदास अपनी पत्नी की बात को सीरियस लेते हैं और इसकी शिकायत सोसाइटी के मेंबर से करते हैं और गार्ड का तबादला करा दिया जाता है। अब 5 मार्च को धनंजय को एक नई जगह रिपोर्ट करना था, लेकिन उस दिन उस नई जगह पर न जाकर वह आनंद अपार्टमेंट पे ही ड्यूटी करने पहुंच जाता है। ड्यूटी का टाइम होता है सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक। उधर 5 तारीख को पारेख परिवार के सदस्य अपने अपने काम पर निकलने लगते हैं। सबसे पहले नागरदास अपनी दुकान पर जाकर दुकान खोलते हैं। इसके बाद उनका बेटा भावेश भी अपने पिता की मदद करने के लिए दुकान के लिए निकल जाता है। हेतल का उस दिन एग्ज़ाम था तो वो भी अपना एग्ज़ाम देने चली जाती है। एग्ज़ाम देकर हेतल लगभग 1 बजे के आसपास घर पहुंच जाती है। शाम 5:30 बजे हेतल की माँ यशोमती बेन घर से निकलती है और पास के ही एक मंदिर में पूजा करने चली जाती है। हेतल अब घर में अकेली थी। उस समय धनंजय एक दूसरे गार्ड से कहता है कि उसे तीसरे माले पर जाना है। वजह पूछने पर वह बताता है कि उसे मालिक को फ़ोन करके बताना है कि जल्दी ही वह ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। इसके बाद धनंजय लिफ्ट से तीसरे माले पर पहुंच जाता है। उसी समय धनंजय जिस कंपनी के जरिए गार्ड लगा था, उस कंपनी का एक बंदा आनंद अपार्टमेंट में आता है और पता करता है कि नया गार्ड ड्यूटी पर आया या नहीं। उस समय लगभग 5:45 हो रहे थे। पूछताछ करने पर कंपनी के आदमी को पता चलता है कि नया गार्ड नहीं बल्कि धनंजय ही ड्यूटी पर आया है। आदमी दूसरे गार्ड से जब धनंजय के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि धनंजय तीसरे माले पर किसी काम से गया है। इसके बाद दूसरा गार्ड धनंजय को आवाज़ लगाता है। धनंजय तीसरे माले से नीचे झांकता है और जवाब देता है कि वो नीचे आ रहा है। धनंजय नीचे आ जाता है और आकर कंपनी के उस आदमी से गेट के बाहर कुछ देर बात करता है और बताता है कि कुछ पर्सनल कारणों से वह नई ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाया। कंपनी का आदमी धनंजय से कहता है कि कल से वो नई ड्यूटी ज्वाइन कर ले। इसी समय यशोमती पारेख घर लौटती है और उन्हें पता चलता है कि धनंजय उनके घर पर टेलीफोन करने गया था। इसके बाद वो अपने फ्लैट पर जाती है और घर की डोरबेल बजाती है। जब काफ़ी देर हो जाती है और कोई जवाब नहीं आता है
तो वह आवाज़ देकर कुछ लोगों को बुलाती है और दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है। अब जैसे ही यशोमती पारेख अंदर जाती है, वह देखती है कि हेतल खून से लथपथ फर्श पर बेहोश पड़ी हुई है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। उसकी हत्या कर दी गई थी और हेतल की बॉडी पर 21 घाव थे, जो इस समय इमेज में देखे जा सकते हैं। इसके बाद नागरदास घर पहुंचते हैं और लगभग 3 घंटे बाद पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और तहकीकात शुरू करती है। शुरुआती पूछताछ में ही पुलिस को धनंजय पर शक हो जाता है, लेकिन अगले 7 दिनों तक धनंजय पुलिस के हाथ नहीं लगता है। फिर आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिलती है और वो धनंजय को उसके गांव से गिरफ्तार कर लेती है। वहां पुलिस को वो कपड़े मिलते हैं जो उसने वारदात के दिन पहने थे। उसके घर से एक घड़ी मिलती है जो नागरदास के घर से चोरी हुई थी। पूछताछ में धनंजय बताता है कि वो बेगुनाह है और 5 मार्च को वो अपने छोटे भाई के यहाँ किसी फंक्शन में गांव आया था। इसके बाद केस कोर्ट पहुंचता है और इसकी सुनवाई सबसे पहले अलीपुर की ही अदालत में होती है। मीडिया से लेकर राजनीतिक महकमों में इस केस ने हलचल पैदा कर दी थी। खबरों में ये भी आ रहा था कि धनंजय ने हेतल को मारने के बाद उसकी लाश के साथ रेप भी किया है, लेकिन हत्या का कोई चश्मदीद नहीं था और जो सुराग थे वो भी महज संशय में थे। ऐसे मामलों में अक्सर मोटिव होना चाहिए, लेकिन इसके एवज में सरकारी वकील ने दलील दी क्योंकि हेतल के पिता ने धनंजय की शिकायत उसके मैनेजर से करके उसका तबादला करा दिया था, तो इसका बदला लेने के लिए धनंजय ने पहले हेतल का रेप किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। कई गवाहों ने ये तो बताया कि धनंजय हत्या के समय बिल्डिंग में मौजूद था। सबूत के तौर पर अदालत में एक पीला बटन भी पेश किया गया जो पुलिस को हेतल की डेड बॉडी के पास पड़ा मिला था और पुलिस के अनुसार धनंजय ने उस दिन पीले रंग की शर्ट पहनी थी, जो पुलिस को बाद में उसके गांव से बरामद हुई थी। इसके अलावा उस घड़ी को भी पेश किया गया जो धनंजय के घर से बरामद हुई थी। इस दिन के बाद से ही धनंजय की फांसी के समर्थन में आवाज़ें उठनी शुरू हो गई थी। बड़े बड़े कैंपेन चलाए जा रहे थे। इसके बाद आखिरकार 15 अगस्त 2004 को कोलकाता की अलीपुर जेल में सुबह 4 बजे धनंजय को नहलाया जाता है। उस दिन उसके लिए नए कपड़े भी लाए जाते हैं। धनंजय पूजा पाठ करता है और उस कमरे की ओर आगे बढ़ता है जिसमें उसका फांसी का फंदा तैयार किया गया था। उस समय वहां पर वे सभी अधिकारी और डॉक्टर मौजूद थे जो एक फांसी की सजा के समय होने होते हैं। इसके बाद धनंजय को फांसी के फंदे पर खड़ा किया जाता है और उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। वहां पर धनंजय सिर्फ एक बात बोलता है कि मैं बेगुनाह हूँ और क्या इस केस की जांच मेरे मरने के बाद भी चलेगी, क्या असली कातिल पकड़ा जाएगा। उसकी बातें सुनकर हर इंसान चुप खड़ा रहता है। इसके बाद जल्लाद नाटा मलिक एक लीवर खींचते हैं और 39 साल के धनंजय को उसके जन्मदिन के दिन ही फांसी दे दी जाती है। 21वीं सदी के भारत ही ये पहली फांसी होती है, जिसके बाद पारेख फैमिली कोलकाता से कहीं और सेटल हो जाती है। इसके बाद हेतल की कहानी यही खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक और कहानी थी जो धनंजय की कहानी थी, जिसमें बहुत से ऐसे सवाल बाकी थे जिनका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला था। जिसमें पहला सवाल था कि क्यों फांसी के फंदे पर चढ़ते वक्त धनंजय यही कहता रहा कि वह निर्दोष है। उसने कभी भी अपना जुर्म कबूल क्यों नहीं किया। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि हेतल ने अपने हमलावर के साथ हाथापाई की थी। उसके हाथों पर खून के निशान थे, लेकिन गवाहों के अनुसार धनंजय के कपड़े एकदम साफ थे, उनमें कहीं कोई खून का निशान नहीं था। उसके शरीर पर कहीं चोट या खरोच का निशान भी नहीं था। पुलिस जिस पीली शर्ट की बात कर रही थी उसकी जांच में भी धनंजय के कपड़ों पर खून का कहीं कोई निशान नहीं था। इस मामले में उंगलियों के निशान अहम सुराग हो सकते थे, लेकिन पुलिस को घटना स्थल या हेतल के शरीर से धनंजय के कोई निशान नहीं मिले। हेतल के शरीर पर चाकू के लगभग 21 निशान थे, लेकिन वह चाकू भी कभी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। अब सवाल उठता है गवाहों पर। पहला गवाह वो दूसरा गार्ड जिसने दावा किया था कि उसने धनंजय को 5:45 पर आवाज़ दी थी और उसने वहां से नीचे झांक कर देखा था, जबकि हर माले पर लोहे की बड़ी बड़ी सरिया लगी थी जिनसे नीचे नहीं झांका जा सकता था। हेतल की मां और सिक्योरिटी गार्ड के अनुसार हेतल की मां
5:20 पर मंदिर के लिए निकली थी, जबकि लिफ्टमैन ने बताया कि उस समय 4:10 हो रहा था। गवाहों के अनुसार धनंजय 5:25 पर बिल्डिंग में घुसा और 5:45 पर बाहर आ गया। यानी इस पूरे कांड को अंजाम देने के लिए उसके पास सिर्फ 20 मिनट थे और इन 20 मिनट में उसे अपना नाम पुकारे जाने पर बाहर निकलकर झांककर जवाब भी देना था। घड़ी चुराने की बात पर भी सवाल उठा, क्योंकि उस दिन अपार्टमेंट में और भी कई चीजें थी, सिर्फ घड़ी ही क्यों गायब हुई? ये सभी सवाल कोर्ट में कभी उठे ही नहीं। फोरेंसिक एविडेंस के अनुसार हेतल के अंडरगारमेंट में कई निशान मिले, लेकिन कोई डीएनए टेस्ट नहीं किया गया। घटना स्थल से मिले खून के निशान भी धनंजय के खून से मैच नहीं कर रहे थे। एक बड़ा सवाल ये भी था कि अगर हेतल ने धनंजय के द्वारा छेड़े जाने की शिकायत की थी तो हेतल ने उस समय उसे अंदर क्यों आने दिया? क्योंकि जब हेतल की मां घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर निकलकर धनंजय कैसे ये कर सकता था? और हेतल तो मर चुकी थी, तो फिर वह अंदर से दरवाजा कैसे बंद कर सकती थी? धनंजय के खिलाफ जिस शिकायत की बात की गई थी उसकी कॉपी भी कभी कोर्ट में पेश नहीं की गई थी। सबूतों की लिस्ट पर एक चाय वाले के हस्ताक्षर थे। इन सब दलीलों को सुनकर भी कुछ लोग धनंजय की फांसी के पक्ष में हो सकते हैं, और जो गलत भी नहीं है। लेकिन एक बात को भी समझना जरूरी है कि कुछ गलत हो उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन झूठ भी इंसान का ही बनाया हुआ कंसेप्ट है। किसी के कह देने भर से ही कोई दोषी नहीं हो जाता। तो चलिए दोस्तों, आज की सच्ची घटना की कहानी को यही समाप्त करते हैं। कहानी पसंद आई हो और मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर